नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का। आज LDC 2026 की क्लास 1 होने वाली है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। आज हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, क्योंकि देखो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं अगर हमारे उस बेसिक्स क्लियर होते हैं तब हमारे को उसको समझने में दिक्कत नहीं आती और टेक्निकल जो टर्म है उनकी टर्मिनोलॉजी भी समझेंगे, ताकि आगे बाद में जब हम टॉपिक वाइज लेंगे तब हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं आए। चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। आज हमारी होने वाली है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। देखो कोई सी भी सब्जेक्ट हो, बेसिक्स हर सब्जेक्ट के होते हैं। अगर हम बेसिक्स मजबूत रहते हैं तो आगे वाली जो क्लासें हैं, टॉपिक्स है, वो आराम से हमारे समझ में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर इंग्लिश के बेसिक्स क्या है, इंग्लिश में कहाँ से स्टार्ट करें हम। सबसे पहले बात करते हैं हम जो आप बचपन में पढ़ते आए हो, अल्फ़ाबेट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किससे? अल्फ़ाबेट्स से। अब अल्फ़ाबेट्स आप जानते हो कि A से Z तक होते हैं अपने पास, ठीक है। स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अल्फ़ाबेट से ही मिलकर वर्ड बना होता है और उन वर्डों को जोड़ के हमारे सेंटेंस बनते हैं जिनसे हमारे इंग्लिश की स्टार्ट होती है। तो हम दूसरी बात करें तो अल्फ़ाबेट्स को अगर मीनिंगफुल में ऑर्डर में क्रिएट कर दूँ, उनसे क्या बनता है? वर्ड। यानी अगर मीनिंगफुल ऑर्डर में अगर मैं अल्फ़ाबेट्स को मीनिंगफुल ऑर्डर में क्रिएट कर दूं तो वर्ड बनता है। फॉर एग्जांपल की समझो कि जैसे मैंने अल्फ़ाबेट से बी उठा लिया, यहाँ से ए उठा लिया और टी, ठीक है। अपने आप में बैट एक शब्द हो गया, ठीक है। अब हम दूसरे की बात करें, जैसे मैं बोल दूं एप्पल, अपने आप में एक शब्द हो गया। जैसे मैं बोल दूं गुड, ठीक है, अपने आप में एक शब्द हो गया। यानी मैं बेसिक से बोल सकता हूँ कि सर जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो स्टार्टिंग फेज होते हैं इंग्लिश का, फिर अल्फ़ाबेट्स को एक मीनिंगफुल ऑर्डर में क्रिएट करते हैं तो उनसे क्या मिलकर बना होता है? वर्ड। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं। वर्ड से मिलकर बना होता है फ्रेज, ठीक है। फ्रेज क्या होता है कि फ्रेज सर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। समझना एक बार शब्दों को। फ्रेज क्या होता है? जैसे वर्ड तो सिंगल सिंगल हो गए, लेकिन अगर दो शब्दों को मैं साथ में ऐड कर दूं और एक सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करे तो वो क्या कहलाता है अपने आप में? फ्रेज। देखते हैं एग्जांपल से। जैसे मैंने लिखा इन द मॉर्निंग, ठीक है, ये टाइम बता रहा है तो अपने आप में एक एडवर्बियल फ्रेज हो गया इन द मॉर्निंग। इन अपने आप में एक अलग शब्द हो गया, द मॉर्निंग अपने आप में एक शब्द हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ जैसे हैव बीन, ठीक है। हैव बीन अपने आप में मिलकर एक हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, लेकिन सब तो दो है ना। अगर हैव सिंगल होता तब इसको मैं वर्ड बोल सकता था, लेकिन हैव और बीन मिलकर अपने आप में क्या काम कर रहे हैं? एक फ्रेज का। फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं अपन हैड बीन, ठीक है। अब आई होप ये जो पहली स्लाइड है वो आपको क्लियर होगी। एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूँ कि सर जो अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज है उनको हम स्टार्टिंग फेज मानते हैं, उनसे मिलकर अपने आप में क्या बनता है? वर्ड। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, अल्फ़ाबेट्स को एक मीनिंगफुल ऑर्डर में क्रिएट कर दे तो उनसे मिलकर बना होता है वर्ड, और वर्ड से एक स्टेप आगे चलते हैं तो बनता है फ्रेज। फ्रेज में क्या होता है? दो शब्द मिलकर अपने आप में एक फ्रेज का निर्माण करते हैं, वो एक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का काम करती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्लोज वर्सेज सेंटेंस, ठीक है। पहला हमने पढ़ा अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट से मिलकर बनाता है वर्ड, वर्ड से मिलकर बनाता है फ्रेज, और फ्रेज के बाद में हम पढ़ने वाले हैं क्लोज, और देन मूव करेंगे हम सेंटेंस में। अब देखो बेसिकली क्लोज और सेंटेंस में क्या फ़र्क होता है। फर्स्ट पॉइंट मेजरमेंट करूँ तो मैं, क्लोज और सेंटेंस दोनों ही अपने आप में, क्लोज का भी अपना सब्जेक्ट होता है, अपनी वर्ब होती है, सेंटेंस का भी अपना सब्जेक्ट होता है, अपनी वर्ब होती है। यानी पहला दोनों में देखूँ तो ये अपना इंडिविजुअल सब्जेक्ट रखता है, ये इसकी अपनी वर्ब होती है, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब तो आप जानते हो, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, वर्ब को बोलते हैं हम क्रिया। ये भी अपना क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब रखता है अपनी इंडिविजुअल, ठीक है। तो सर दोनों में फ़र्क क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है जब हम क्लोज की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक इनकम्प्लीट देता है, जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस देता है। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, ये क्या करता है? इनकम्प्लीट सेंस देता है अपने को, ठीक है। क्या करता है? इनकम्प्लीट सेंस। और ये अपने आप में क्या देता है? कंप्लीट सेंस, ठीक है, कंप्लीट सेंस।
अब दो चीज़ें हमारी समझ में आई, एक तो इनकम्प्लीट सेंस देता है और एक अपने आप में क्या है, कंप्लीट सेंस देता है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको चीज़ें और भी क्लियर हो। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ कि जैसे आई गो। ठीक है, सिंपल लिखा, इसमें अपना एक सब्जेक्ट हो गया, अपनी एक वर्ब हो गई। और अगर इसी एग्जांपल को यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ, आई गो टू जयपुर, देखना दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो इसमें भी अपना सब्जेक्ट है और अपनी वर्ब है, इसमें भी अपना सब्जेक्ट है और अपनी वर्ब है, लेकिन दोनों में अगर मीनिंग को बात करूं तो पहला सेंटेंस देता है आई गो, दैट मीन्स मैं जाता हूं। अपने आप में क्लियर नहीं हो रहा कब, कहां, क्यों, कैसे जाता है। लेकिन जैसे मैं दूसरे की बात करता हूं, आई गो टू जयपुर, दैट मीन्स ये क्लियर कर रहा है कि मैं जयपुर जाता हूँ। ऐसा ही बेसिक सेंटेंस डिफरेंस होता है दोनों में। चलो एक और सेंटेंस लेते हैं ताकि चीज़ें और भी क्लियर हो आपके। दूसरे की बात करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ, इफ़ यू वर्क हार्ड। ठीक है, मैंने इतना सा लिख दिया, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करते हो तो। बट आगे मैंने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया कि आगे तो बताओ सर, यदि तुम मेहनत करते हो तो आगे क्या। और अगर इसी को मैं ऐसे चेंज कर दूं, ठीक है, यहाँ पे देखना कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल ग्रो इन योर लाइफ। ठीक है, मैंने लिखा इफ़ यू वर्क हार्ड तो यू विल ग्रो इन योर लाइफ। अब दोनों में सीधा सीधा फर्क है कि सर इसमें भी सब्जेक्ट और अपनी वर्ब है, इसमें भी अपना सब्जेक्ट और वर्ब है, बट फर्क कहाँ आ रहा है, फर्क क्या आ रहा है कि सर पहला जो सेंटेंस है वो अपने आप में क्या है, इनकम्प्लीट सेंस क्रिएट कर रहा है और दूसरा अपने आप में कंप्लीट सेंस क्लियर कर रहा है। आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब एक बार बताए तो अभी तक हमने 5 चीज़ें क्लियर की आपके। अल्फ़ाबेट जो कि ए से जेड तक होते हैं, उनसे मिलकर शब्द बनते हैं जिनको हम वर्ड बोलते हैं। और उसके बाद हम बात करिए अपने फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें जो एक पार्ट्स ऑफ के अकॉर्डिंग काम करता है। फिर हमने बात करी क्लोज की। क्लोज क्या होता है कि क्लोज और सेंटेंस दोनों एक जैसे होते हैं, बस फ़र्क ये होता है कि क्लोज में इनकम्प्लीट सेंस होता है और सेंटेंस में कंप्लीट सेंस होता है। अब हम चीज़ों को थोड़ा सा आगे लेके बढ़ते हैं। अभी हमने बात करी वर्ड की। सर ये देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस लेता हूँ, जैसे अभी मैंने सेंटेंस लिया था आई गो टू जयपुर। अब कोई भी सेंटेंस मान लो या इंग्लिश मान लो, हमारी समझ में कैसे आएगी अगर इंडिविजुअली एक एक वर्ड का अपने को पता रहे कि कौन सा वर्ड क्या है और क्या क्या काम कर रहा है, तब हमारे आराम से वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो हम देखते हैं जैसे कि आई गो टू जयपुर, इसमें जो इंडिविजुअल शब्द है वो अपने आप में एक चीज़ का काम कर रहे हैं जिनको बोलते हैं पार्ट्स में। जैसे मैं आई की बात करूँ तो बेटा ये अपने आप में प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। और अगर मैं गो की बात करूँ तो ये अपने आप में वर्ब का काम कर रहा है। टू की बात करूँ तो ये अपने आप में प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। और जयपुर की बात करूँ तो अपने आप में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन। तो सर इनके बारे में बताओ हमारे को, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने होते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं कि सर वर्ड में जो अलग अलग वर्ड होते हैं उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज में 8 होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब मैं बात करूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज में अपने पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन। चलो 1 बाय 1 देखते हैं इनको। पहला मैंने लिखा नाउन, ठीक है। दूसरा हो गया अपने पास प्रोनाउन, थर्ड वन इज वर्ब और फोर्थ वन इज एडवर्ब। अगर हम 5वीं की बात करें तो वह है अपना एडजेक्टिव, ठीक है। छठे की बात करें तो अपना हो गया प्रेपोजिशन। 7वीं की बात करें तो ये अपना हो गया कंजंक्शन, ठीक है। और 8वीं की बात करें तो ये अपना हो गया इंटरजेक्शन, ठीक है। अब हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब मैं पूछूं तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में से कोई क्वेश्चन आता नहीं है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अपने फिल इन द ब्लैंक्स में वो हम चीज़ें देखेंगे। बट सर ये क्यों समझा रहे हो, इनका समझाने का पर्पज ये है कि तभी आप आगे इंग्लिश की चीज़ों को जो रूल्स है उनको समझ पाओगे, अगर आपकी ये चीज़ें क्लियर हो गई हो।
अब हम इंडिविजुअली देखते हैं कि नाउन क्या काम करता है, प्रोनाउन क्या काम करता है। चलो लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करने वाले हैं नाउन की और प्रोनाउन की। नाउन वर्सेस प्रोनाउन, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन को साथ पढ़ रहे हैं। अब आपने पढ़ा होगा हिंदी में, जैसे कि नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। अब मैं आपको पूछूं संज्ञा की परिभाषा है तो आप तुरंत बता दो कि सर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऐसा ही कुछ इंग्लिश में होता है, हम बोल सकते हैं कि द पर्सन, पैलेस और थिंग, इनके नामों को अपन क्या करते हैं, संज्ञा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस और थिंग। हम शॉर्ट में लिख सकते हैं किसी पर्सन का नाम आ जाए, ठीक है, किसी पैलेस का नाम आ जाए और किसी थिंग का नाम आ जाए। थिंग, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग दोनों, ठीक है। तो वो अपने आप में क्या आता है, सर नाउन होता है। अब हम बढ़ते हैं एक स्टेप आगे कि नाउन और प्रोनाउन को साथ पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन होता है। यानी इसको अपन हिंदी में बोलते हैं क्या, संज्ञा, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, सर्वनाम, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, तो ये क्या करता है, रिप्लेस करता है नाउन को। मैं बोल सकता हूँ रिप्लेस ए नाउन, ठीक है। प्रोनाउन हमेशा क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। कैसे, जैसे बोलता हूँ कि मोहन रोज काम करता है, वह रोज काम करता है। पहले तो सेंटेंस में मोहन बोल दिया, फिर मोहन को ही मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, ही से, यानी वह से। दोनों में फर्क ये है कि नाउन तो क्या होता है, किसी पर्सन, पैलेस और थिंग के बताते हैं, और जो प्रोनाउन क्या हो, नाउन को रिप्लेस करता है। एक और चीज़ देखते हैं कि सर नाउन सेंटेंस में क्या क्या काम करता है। वैसे बहुत सारे काम करता है, मेजरली अपने को दो चीज़ देखने की सेंटेंस में। एक तो ये सब्जेक्ट बनने का काम करता है, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में कर्ता का काम करता है हिंदी में बोले तो, और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। ऑब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग होता है कर्म का, है ना, ये कर्ता हो गया अपना, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में नाउन दो काम करता है, सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का। एक्स्ट्रा काम भी करता है जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। वो टेक्निकल टर्म हो जाएंगी, बाद में हम टॉपिक पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि सर सेंटेंस में नाउन दो काम करता है हमेशा, कि एक सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना है और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनता है। तो सर अगर नाउन ये काम करता है तो सिंपल सी बात है प्रोनाउन भी यही काम करेगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनना। क्यों, क्योंकि सर जो नाउन को ही तो रिप्लेस करता है प्रोनाउन। इतनी बात समझ में आई। अब एक छोटे से एग्जांपल को से इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन है या प्रोनाउन। यहाँ पे लिखता हूँ मैं एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा रमेश प्लेज क्रिकेट, कि रमेश क्रिकेट खेलता है। अपने आप में जो काम को करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्ता। इंग्लिश में बोले तो सब्जेक्ट, तो ये अपने आप में क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब आप जानते हो कि रमेश किसी का नाम है, किसी पर्सन का नाम, तो ये अपने आप में क्या हो गया, नाउन, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद में कोई भी काम होता है तो उसमें एक्शन होता है, और एक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ब। तो ये अपनी है वर्ब, ठीक है। और ये क्या काम हो रहा है उसके बारे में जानकारी दे रहा है, तो ये अपना हो गया ऑब्जेक्ट। और मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं या तो नाउन होते हैं, प्रोनाउन। तो यहाँ पे प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये अपने आप में क्या होगा, नाउन, ठीक है। अब मैं दूसरा सेंटेंस लेता हूँ। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे मूव करता हूँ, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। अब आप अपने आप में देखूँ तो यहाँ पर रमेश है, रमेश के बाद में रिप्लेस किसने किया, रमेश के बाद में ही ने, यानी रमेश को रिप्लेस किसने किया, ही ने। तो ही भी अपने आप में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बट सर यहाँ पे नाउन नहीं, ये क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है। अब प्ले की बात करूँ तो ये अपने आप में क्या है, वर्ब है। और वही ये अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट, जो कि किसका काम कर रहा है, नाउन का, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आएगी। अब हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। नाउन समझ लिया आपने, प्रोनाउन समझ लिया। अब हम देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं वर्ब की, वर्ब वर्सेस एडवर्ब, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं हम बेटा क्रिया, और ये है क्रिया विशेषण। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, क्रिया यानी कोई भी काम में जो एक्शन होता है, एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अपने को वर्ब को। और उसी एक्शन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ, उसको बोलते हैं एडवर्ब। दैट मीन्स क्रिया विशेषण। यानी यहाँ पे रिप्रेजेंट्स एन एक्शन, किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज होता है, वर्ब का। और जो एडवर्ब क्या होती है, क्वालिफाइज
ए वर्ब, एक वर्ब को क्वालिफाई करती है, हिंदी में बोलते हैं तो वर्ब की विशेषता बताती है, वर्ब की विशेषता। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। जैसे मैं बात करता हूँ, मैंने लिखा ही रन्स, ठीक है, छोटा सा सेंटेंस लिखा ही रन्स, यानी वह दौड़ता है। अगर अपने आप में आप देखो तो सर ये तो काम कर रहा है सब्जेक्ट का, और ये अपने आप में प्रोनाउन है, और ये क्या है इसकी वर्ब। वर्ब आप जानते हो, वर्ब दो प्रकार की होती है, एक मेन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है जो टेंसेज में यूज होती है, मेन वर्ब जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिसकी 3 फॉर्म होती है, जैसे डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को मॉडिफाई करके आगे मैंने लिख दिया कि ही रन्स फास्ट, वह दौड़ता है, लेकिन दौड़ने की क्वालिटी बता दी, कैसे दौड़ता है सर, तेज दौड़ता है। ये अपने आप में सब्जेक्ट हो गया जो प्रोनाउन है, ये अपने आप में वर्ब हो गई। ठीक है, और ये इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है फास्ट, तो ये अपने आप में क्या हो गई, एडवर्ब। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको चीज़ें और भी क्लियर हो। जैसे ही स्पीक्स, वह बोलता है, सिंपल सा है, ये अपने आप में सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, प्रोनाउन है, ये अपने आप में क्या होगी, वर्ब। अब बोलता है, ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया, लेकिन बोलने के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बोल दूं कि मैं वो बोलता हूँ कि वह क्लियर बोलता है। मैंने बोला कि वह क्लियर बोलता है, यानी बोलने को मैंने क्वालिफाई कर दिया, तो मैंने लिखा ही स्पीक्स क्लियरली। ही अपने आप में सब्जेक्ट, ठीक है, जो प्रोनाउन का काम कर रहा है। स्पीक अपने आप में वर्ब हो गई, और क्लियरली अपने आप में इस वर्ब को क्वालिफाई करने वाली क्या हो गई, एडवर्ब, तो इसको बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी कि वर्ब किसको बोलते हैं, एडवर्ब किसको बोलते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव की। अच्छा, एडजेक्टिव होता क्या है, हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं हम विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, जब जैसे हमारे नाउन और प्रोनाउन होती है, हिंदी में बोले तो संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं विशेषण, या इंग्लिश में एडजेक्टिव। ऐसे इंग्लिश में होता है, एडजेक्टिव इज द वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ, आपको इतनी समझ में आएगा नहीं, इसलिए लिख देता हूँ यहाँ पे। एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को अपने आप में क्या करता है, ये क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करने का मतलब ये उनकी विशेषता बताता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि सर ये विशेषता कैसे बताता हूँ। मैंने लिखा ही इज ए स्मार्ट स्टूडेंट, कि ही इज ए स्मार्ट स्टूडेंट। ही अपने आप में वही सब्जेक्ट हो गया, काम प्रोनाउन का कर रहा है। इज अपने आप में वर्ब हो गई। ए एंड आप जानते हो आर्टिकल्स होते हैं, अभी मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ इनको। अब स्टूडेंट अपने आप में नाउन है। ठीक है, किसी छात्र की बात कर रहे हैं, अब उस छात्र को की विशेषता बता रहा है, स्टूडेंट तो है बट सर वो कैसा है, स्मार्ट स्टूडेंट है। दैट मीन्स स्मार्ट क्या है, यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, अब एडजेक्टिव कौन से वर्ड होते हैं, लिख लो, स्मार्ट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है, हैप्पी हो गया, सैड हो गया। ठीक है, मैं बोल दूं कि स्मार्ट स्टूडेंट, तो स्मार्ट अपने आप में स्टूडेंट की विशेषता। ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल की विशेषता कौन बता रहा है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। मैं बोल दूं हैप्पी पर्सन, ठीक है, तो पर्सन की विशेषता कौन बता रहा है, हैप्पी, तो हैप्पी भी अपने आप में एडजेक्टिव हो गया। सैड भी अपने आप में एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये किसके उदाहरण है, एडजेक्टिव के उदाहरण है। बहुत सारे होते हैं, लेकिन सिंपल सा अपने को ये ध्यान रखना है, जो भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उनको अपन क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। ठीक है, इधर बात करते हैं प्रेपोजिशन की। सर प्रेपोजिशन क्या होता है, अब हम देखने वाले हैं। प्रेपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड होता है। क्या होता है, एक रिलेटिंग वर्ड होता है, यानी ऐसे जोड़ने वाला शब्द बोल सकते हैं कि सर कैसे क्या जोड़ता है। तो एक स्ट्रक्चर देखना ये होता है कि मान लो कि यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन आ गया किसी भी सेंटेंस में,
ठीक है। प्रेपोजिशन के इधर की साइड तो क्या हो सकता है, अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, कुछ भी हो सकता है, मतलब अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस का। और अगर प्रेपोजिशन की दूसरी साइड हमेशा क्या होगा, या तो सर नाउन आएगा, ठीक है, या प्रोनाउन आ गया। अब नाउन या प्रोनाउन आएगा तो सिंपल सी बात है, ये अपने आप में यहाँ पे किसका काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है। ये अपने आप में किसका काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का। तो ये चीज़ आपको नोट करके या ध्यान में रखनी है कि हमेशा ये पैटर्न बार बार एग्जाम्स से क्वेश्चन आते हैं कि प्रेपोजिशन बाद में एक जगह खाली देता है और वहाँ पे पूछता है कि इसका कौन सा आएगा, सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आते हैं, और ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं ताकि चीज़ें और भी अपने बेहतर तरीके से क्लियर हो। जैसे मैं लिखता हूँ आई लाइक यू, आई लाइक यू फॉर दिस क्वालिटी, इस क्वालिटी की वजह से मैं तुम्हारे को पसंद करता हूँ। अब आई अपने आप में क्या हो गया, सब्जेक्ट, जो कि प्रोनाउन का काम कर रहा है। लाइक अपने आप में वर्ब होगी, लाइक किसको करते हो आप, सर यू को करते हो। ये अपने आप में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, जो कि प्रोनाउन है। फोर क्या होगी, ये अपने आप में प्रेपोजिशन। अब मैंने बोला कि जब भी प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आएंगे, ऑब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। और ये अपने आप में पूरा क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये अपने आप में क्या हो गया, पूरा ऑब्जेक्ट है। अगर इसको भी मैं अलग अलग तरीके से जोड़ूं तो क्वालिटी तो अपने आप में नाउन हो गया, और इस क्वालिटी के बारे में बताया किसकी क्वालिटी, इसकी, तो ये अपने आप में एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन अभी ध्यान रखो, ये अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो प्रेपोजिशन के बाद में आता है। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है उसको लेते हैं अब अपना कंजंक्शन, ठीक है। और इधर देख लेते हैं वर्सेज इंटरजेक्शन। अब बात करते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन एक जॉइनिंग वर्ड होता है, यानी दो चीज़ों को जोड़ता है। यानी बोल दो कि दो वर्ड्स को जोड़ता है, दो फ्रेज को जोड़ता है, या दो क्लोज को जोड़ता है। मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या होता है, कि जॉइनिंग वर्ड होता है। अब जोड़ता किसको है, सर दो वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, दो क्लोज को भी जोड़ सकता है, दो फ्रेज को भी जोड़ सकता है, या बोल दूँ दो सेंटेंस को भी जोड़ सकता है, ठीक है। अब कुछ कंजंक्शन जो उदाहरण के लिए मैं लिख देता हूँ, आप जानते हुए, बट, यट, नॉर, एंड, सो, बिकॉज। ये कुछ कंजंक्शन है। जब हम कंजंक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे आगे तो चीज़ों को और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब एक और आता है एक इंटरजेक्शन। सर ये क्या होता है, हमारा जो लास्ट है पार्ट्स ऑफ इंटरजेक्शन, ये होता है किसी भी अपन सिचुएशन की जो सडन फीलिंग होती है या सडन इमोशन होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जिस चीज़ का यूज किया जाए उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। मैं बोल सकता हूँ टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन। यानी अपनी कोई भी सडन फीलिंग्स होती है, अपना कोई भी इमोशन होता है, उसको एक शब्द में या एक साथ जाहिर करने के लिए जिस चीज़ का यूज होता है उसको बोलते हैं हम इंटरजेक्शन। फॉर एग्जांपल ये होते हैं कौन कौन से, जैसे बोल सकता हूँ वाव। एक चीज़ और, इनके लास्ट में हमेशा एक मार्क आता है, इसको अपन बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। जो ये मार्क है इसको अपन क्या बोलते हैं, ये वाला, ठीक है, इसको बोला जाता है एक्सक्लेमेटरी मार्क। विस्मय बोधक चिन्ह जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब बात करूं मैं दूसरा, वाव हो गया, अलास हो गया, जो दुख के लिए होता है, ठीक है। वाव, अलास, हुरे, जब हम खुश होते हैं तब बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इसकी बात करूं तो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, आई एम स्लीपिंग एंड ही इज वर्किंग, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल है, आप आराम से समझ जाओगे कि सर यहाँ पे देखो जो बात कर रहा, आई अपने आप में सब्जेक्ट हो गया जो कि प्रोनाउन का काम कर रहा है, एम अपने आप में वर्ब होगी, ठीक है,
और ये हेल्पिंग भी वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। ये एंड है, ये क्या कर रहा है, इस सेंटेंस को और इस वाले सेंटेंस को, ठीक है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो दैट मीन्स ये क्या होगा अपने आप में कंजंक्शन। दो वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, जैसे मैं बोल दूं राम एंड श्याम आर गोइंग टू देयर, राम एंड श्याम वहाँ पे जा रहे हैं, तो राम और श्याम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कंजंक्शन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी, इसका थोड़ा एग्जाम्पल देखिए तो अपन बोल सकते हैं जैसे हुरे वी वॉन द मैच, जब हम मैच पे जीत जाते हैं तो हमारी जो खुशी होती है उसको दर्शाने की, जैसे हुरे वी वॉन द मैच, तो यहाँ पे ये जो हुरे आ रहा है, ठीक है, उसके बाद में साइन आ रहा है, तो ये अपने आप में क्या है, इंटरजेक्शन का काम कर रहा है। और ये आगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हमने बहुत सेंटेंस कर लिए कि ये सब्जेक्ट है अपना, ठीक है, ये होगी वर्ब, ये द मैच हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। चीज़ें यहाँ तक आपको आसानी से और एकदम इजीली तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ समझ में आएगी। आज हमने पढ़ा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में क्या क्या कवर किया। एक बार थोड़ी सी स्लाइड्स देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया। हमने देखा सबसे पहले हमने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में अल्फ़ाबेट पढ़े, उसके बाद वर्ड पढ़ा, वर्ड से मिलकर बना होता है फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये हमने देखा। क्लोज वर्सेज सेंटेंस की, सर क्लोज में क्या होता है, सेंटेंस में क्या होता है, तो ये हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ये इनकम्प्लीट सेंस देता है, ये कंप्लीट सेंस देता है। फिर हमने देखा, ठीक है, वर्ड जो होते हैं उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ बोलते हैं। कुछ हमने देखे कि नाउन प्रोनाउन ये अपने आर्ट होते हैं, ये हमने देखा। फिर उसके बारे में बात की, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या करता है, कैसे काम करता है, उस हिसाब से वर्ब की बात करी, एडवर्ब की बात करी, फिर आगे एडजेक्टिव की बात करी, ठीक है। फिर देखिए अपने प्रेपोजिशन की बात करी, और फिर यहाँ पे कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है, लास्ट में। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की हमारी क्लास थी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट क्लास में एक और अपनी बेसिक्स रहेगी, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, टेंसेज वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।